नेटफ्लिक्स का हेलबाउंड जब पहली बार रिलीज हुआ था तब उसको मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। ये सीरीज जो एक पॉपुलर वेबटून पर आधारित है, जो एक डिस्टोपियन दुनिया की कहानी बताता है जहां भगवान के फैसले को दिखाया जाता है कुछ नरक के जीवों के जरिए जो जमीन पर आते हैं और पापियों को दिन के उजाले में मार डालते हैं और फिर उन्हें नरक भेज देते हैं। पहला सीजन एक काफी बड़ा क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है। तो चलिए जल्दी से इस शो का एक रिकैप कर लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। हेलबाउंड के पहले 3 एपिसोड्स में हम एक कल्ट टाइप की ग्रुप को फॉलो करते हैं जो द न्यू ट्रूथ कहलाते हैं, जिसे जुंग जिनसू लीड कर रहा है। जिनसू एक राइचियस जिंदगी जीता है और भगवान का मैसेज कुछ गैदरिंग्स और मीटिंग्स के जरिए फैलाता है ताकि लोग गॉड्स विल को समझ सके। उसके हिसाब से जो लोग पाप करते हैं उन्हें एक फरिश्ते की माफिक रूहानी ताकत से एक फरमान मिलती है जो कि एक हवा में तैरता हुआ सर होता है। एनीवे, ये सर चुनिंदा इंसानों के सामने आके उनके मौत का टाइम बताता है और फिर वो जीव आके उसे नरक भेज देते हैं। शो शुरू होता है इन्हीं डेमोन्स्ट्रेशंस में से एक के साथ। एक कैफे में बड़े ह्यूमनॉइड और एप जैसे दिखने वाले जीव घुस जाते हैं और एक आदमी को बाहर खींच निकालते हैं। कुछ सेकंड्स पहले वो आदमी अपने फोन में टाइम देख रहा होता है और परेशान होता है। ये आदमी ऑब्वियसली मौत का फरमान पा चुका होता है। वे जीव उस आदमी को बहुत ही गंदे तरीके से पीलते हैं और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर एक सफेद रोशनी से उस आदमी को राख में बदल देते हैं। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव क्यूहन से मिलते हैं जो एक सिंपल पुलिस वाला है और उसकी बीवी का कुछ साल पहले मर्डर हो गया था। उसका अपनी बेटी ही जुंग के साथ रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया है और वो शॉक में है ये देखकर कि उसकी बेटी जिनसू की फॉलोअर है जब उसे द न्यू ट्रूथ के बारे में पता लगाने के लिए भेजा जाता है। क्यूहन गुस्से में होता है लेकिन जिनसू उसे समझाता है कि वो सिर्फ वॉलंटियर बन के वहाँ काम कर रही है। जब क्यूहन जिनसू से मिलता है तो वो बात करता है कि इंसानों के पास कुछ भी करने की छूट होती है और इसीलिए वे हमेशा पापी बनने के डर में नहीं जी सकते। लेकिन जिनसू उसके मर्डर वाइफ का जिक्र करता है ताकि वो उसे दूसरे साइड का भी आइडिया दिला सके। उसके वाइफ का मर्डर जेल में था लेकिन क्योंकि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था जब उसने वो क्राइम कमिट किया था, इसीलिए उसे 10 साल की सजा के बदले सिर्फ 6 साल में ही छोड़ दिया गया था। हेलबाउंड के पहले हाफ में हम पाक जुनजा से भी मिलते हैं। वो 2 बच्चों की सिंगल माँ है जो एक शांत जिंदगी जी रही है लेकिन उसको भी फरिश्ते का फरमान मिलता है। ये देखकर वो अपने छोटे बच्चों के लिए डर जाती है। जिनसे उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मौत को एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे शोकेस कर सकता है ताकि लोग समझ सके कि ये सिचुएशन कितनी सच और गंभीर है। वो इसके बदले उसे एक मोटी रकम देने का वादा करता है कॉम्पेंसेशन के तौर पे। अपने बच्चों के बारे में सोचकर जुंगजा एक लॉयर ये जिनके पास जाती है जो उसे सेफली पैसे दिलवाने में मदद करती है। साथ ही एरोहेड नाम का भी एक ग्रुप है जो पहले द न्यू ट्रूथ के फॉलोअर्स थे। स्कल मास्क नाम का एक आदमी उनका लीडर जैसा दिखाया गया है लेकिन बाद में लगता है कि जैसे वो ग्रुप सिर्फ एक आदमी के अंडर नहीं चलता था। स्कल मास्क बस उनका स्पोक्स पर्सन था। खैर, स्कल मास्क एक वीडियो ब्रॉडकास्ट करता है जहां वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो उन चुनिंदा पापियों के पीछे पड़े और उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने पर मजबूर करे। लेकिन ये सिर्फ पापी को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे बुरी बात यह है कि क्योंगन का पार्टनर यनप्यो खुद एरोहेड्स का पक्का सपोर्टर है और जब स्कल मास्क को उस औरत के बारे में पता चलता है तो यनप्यो उसका सब डिटेल्स उसके सामने रख देता है। ये याद रखने वाली बात है कि इस वक्त तक द एरोहेड्स और द न्यू ट्रूथ बिल्कुल अलग दिखाए गए थे और जिनसू अपने आप को उस वायलेंट ग्रुप से कभी भी नहीं जोड़ता था। लॉयर ह्यजिन सोदो लॉ फर्म में काम करती है। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम बाद में काम आने वाला है। ये जिन एक आदमी को रिप्रेजेंट करती है जो कुछ एरोहेड मेंबर्स से पिट गया होता है। अथॉरिटीज को उन अटैकर्स में कोई पछतावा नहीं दिखाई देता और वो माइनर्स भी होते हैं। ये है एरोहेड्स का असली चेहरा। खैर, ये जिन जुंगजा का केस लेती है और वो उसके बच्चों का भी ध्यान रखने का वादा करती है। ये जिन की माँ को टर्मिनल कैंसर है और वो बस ये चाहती है कि उसकी मौत दर्द के बिना हो और ये जिन उसके साथ रहे, जो बाय द वे उसे नहीं मिलती। लेकिन हम उनके हॉरिफाइंग डेथ सीन पर थोड़ी देर में आएंगे। साथ ही ये भी पता चलता है कि शो के शुरू में जो डेड बॉडी नरक भेजी गई थी उसके अवशेष कुछ सुपरनैचुरल होते हैं क्योंकि वो उस इंसान के ही नहीं होते। जब जुंगजा पैसे के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रही होती है, जिनसू जानबूझकर उसका पास्ट उगलवाने की कोशिश करता है ताकि ये पता चले कि उसने क्या पाप किए हैं। लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। सिर्फ ये पता चलता है कि उसके बच्चों के अलग अलग बाप है और जुंगजा हमेशा से सिंगल मॉम रही है। साथ साथ ये भी पता चलता है कि ही जुंग जिनसू के साथ रहती है और उसे अपनी माँ की मौत का गिल्ट फील हो रहा होता है। जब उसकी माँ का मर्डर हुआ था उसे अपने बाप को एक बैग डिलीवर करना था लेकिन वो एक कुत्ते को देखकर भटक गई थी और वो बैग उसको देना भूल गई थी, इसलिए उसकी माँ उसके बदले गई थी और कभी वापस ही नहीं आई।
जिनसू फिर उसे उस जगह ले जाता है जहां उसकी मां का मर्डर अभी रहता है। वो पहली बार उस आदमी को देखती है। जिनसू हीजुंग को उस आदमी को मारने के लिए ले जाता है और वो उस आदमी को फर्नेस में जिंदा जला देते हैं उसके क्राइम्स के लिए। ये सारा सीन वैसे भी पागलपन से कम नहीं है, लेकिन हीजुंग उस सैक्रिफाइस के दौरान हंसते हुए देखी जाती है। जिनसू फिर उस बॉडी को ऐसे पेश करता है ताकि ऐसा लगे कि इस पापी को एक रूहानी फरमान मिली थी, ताकि ये सारा चक्कर द न्यू ट्रूथ को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। साथ ही द न्यू ट्रूथ के मेंबर्स और एरोहेड्स दोनों जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ताकि जुंगजा अपने पापों को कबूल कर ले। ये जिन जुंगजा के बच्चों को कनाडा भेज देती है उनकी सेफ्टी के लिए, जब उनका आइडेंटिटी ऑनलाइन लीक हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन एक बड़ा तमाशा बन जाता है जहां वीआईपी लोग मास्क पहन के आते हैं और ये बड़े न्यूज आउटलेट्स पे भी ब्रॉडकास्ट होता है। जुंगजा कभी भी अपने पापों को कबूल नहीं करती क्योंकि शायद उसने वैसे कोई सिग्निफिकेंट पाप किए भी ना हो। जुंगजा का मर्डर एक स्पेक्टेकल बन जाता है जो हर जगह के लोग देख रहे हैं, चाहे वो कितना ही ब्रूटल क्यों ना हो। जब ये सिलसिला खत्म होता है, वीआईपी लोग सब उस कमरे के सामने जाके झुकते हैं और वहां पे खड़े हर एक लोग उसे झुक के सलाम करते हैं, सिर्फ ये जिन और उसकी कॉलीग को छोड़कर। ये देखकर एरोहेड्स को ये जिन को सबक सिखाने का आइडिया आता है। वो समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और वो अपनी माँ के साथ भागने लगती है। वो अपने ऑफिस के पास पहुंचती है, लेकिन तब उसे समझ आता है कि उसे अपनी माँ को बेसमेंट में गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका ऑफिस पूरी तरह से वैंडलाइज था और उसके बॉस को भी पीला गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरोहेड्स ने उस बूढ़ी औरत को बेशर्मी से मार दिया होता है। वो ये जिन को भी मारते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। ये जिन काफी शॉक हो जाती है जब उसे एक मैसेज मिलता है कि जिनसू को 2004 में 20 साल पहले ऐसा ही एक फरमान मिला था। मैसेज देने वाला इंसान जंगचिल है और उसके पास एक रिकॉर्डिंग है जहां जिनसू अपने आदेश के बारे में बताता है। ये जिन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उससे कॉपी मांगती है, लेकिन जंगचिल उसके सामने ही उसको डिलीट कर देता है। पता चलता है कि जंगचिल ने ये जिन को ये सब बताकर उसे फंसाने की कोशिश की है ताकि वो उसे मार सके। वो एक्चुअली में वो जिनसू का सक्सेसर था। अगर ये बात सबको पता चल जाती तो द न्यू ट्रूथ का पूरा ड्रामा सबके सामने फूट जाता, क्योंकि ये फरमान सिर्फ पापी को ही नहीं बल्कि किसी को भी मिल सकती है। जंगचिल और उसके एरोहेड्स के साथ ही ये जिन को मारने की कोशिश करते हैं, पर ये जिन बच जाती है और थोड़ी देर बाद वापस अपनी आंखें खोलती है, इस बार एक नई सोच और अप्रोच के साथ। इन सब के दौरान क्योंग हन जिनसू से मिलने आता है। न्यूज में उसने देखा होता है कि जिनसी ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि हीजुंग उसके साथ रह रही है, जैसे उसका जैकेट बैकग्राउंड में दिखाना। क्योंग हन को इस बात से गुस्सा आता है और वो जिनसू को मारने लगता है। तब जिनसू उसे अपने फरमान के बारे में भी बताता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जिनसू उससे कहता है कि उसके बाद वो दुनिया को क्योंग हन जैसे केपेबल इंसान के हाथों में छोड़ना चाहता है। जिनसू फिर उसे बताता है कि हीजुंग और उसने मर्डर के साथ क्या किया था, जिस वजह से क्योंग हन को उसकी मौत के बारे में सच छुपाना पड़ता है। जिनसू ने अपनी जिंदगी को राइचियस बनाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो चाहता था कि उसकी माँ उसके पास लौट आए, जिन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था। उसे फरमान और मौत की फिक्र नहीं थी क्योंकि ये तो किसी को भी मिल सकता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। द न्यू ट्रूथ अभी एक कल्ट के रूप में और भी बड़ा हो गया है, जहां यूनिफॉर्म और ब्लाइंड पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाई देते हैं। अब ये कल्ट अमीर लोगों के पास पहुंचता है, गरीब लोगों को मैनिपुलेट करता है। जंगचिल अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बन गया है और उसका लुक भी एक तरह से संत के वाइब्स भी दे रहा होता है। एरोहेड्स अब सीक्रेट में द न्यू ट्रूथ के लिए काम करते हैं। जंगजा का घर अब एक म्यूजियम बन गया है जहां उन जीवों के स्टैचूज और डेमोन्स्ट्रेशन का रीएनैक्टमेंट किया गया है। सबसे जरूरी बात, जुंजा के अवशेषों को एक ग्लास बॉक्स में डिस्प्ले किए गए हैं। इधर यंग जाय नाम का एक आदमी है जो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करता है। उसकी पत्नी सोयुन बस एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन यंग जाय को द न्यू ट्रूथ के मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो उनके लिए एड्स बना रहा होता है। ये उसके और डीकन यूजी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। यंग जाय और सियोन ने अपने नए पैदा हुए बेटे का नाम टफी रखा है, शायद इसलिए क्योंकि उसका प्रेगनेंसी पीरियड आसान नहीं था और अब वो एनएसयू में भर्ती है। एक रात यूजी की वजह से यंग जे को काम पर देर रात तक रुकना पड़ता है। सोयुन उसे हॉस्पिटल से अपने बच्चों का वीडियो बना के भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो के दौरान वो देखती है कि 2-3 उम्र के टफी को भी एक फरमान मिली है। इससे वो पैनिक कर जाती है और द न्यू ट्रूथ के साइट पे इसकी तोड़ ढूंढती है, लेकिन उसे न्यूबॉर्न्स के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। इस वक्त यंग जाय को पता चलता है कि उसका एक कॉलीग जो खुद एक फरमान का सामना कर रहा है, चुपके से मरना चाहता है ताकि उसके परिवार को शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। उसका कॉलीग सोडो ग्रुप से कांटेक्ट करता है जो समय आने पर फरमान पाई लोगों के डेड बॉडीज क्लीन अप कर देते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे वो बस गायब हो गए हैं। यंग जाय को सोडो के बारे में ये पता चल जाता है जो ये जिनके अंडर ऑपरेट कर रहा है और लोगों को द न्यू ट्रूथ से बचाने की कोशिश कर रहा है।
जब यंग जाई टफी के मौत के फरमान के बारे में सुनता है, वो शौक में प्रोफेसर गोंग से मदद मांगता है। ये जिन यंग जाई से मिलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो टफी का डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करे ताकि द न्यू ट्रूथ के झूठ का पर्दाफाश हो सके। पर सोयन सोदो पर भरोसा नहीं करती और वो द न्यू ट्रूथ के पास जाती है, जहां उसे टफी से अलग कर दिया जाता है। यंग जाई ये जिन आखिरी वक्त पे आते हैं और सोयन और टफी के साथ निकल जाते हैं। वो ली डोंग वुक नाम के एक आदमी के घर में छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये बंदा असल में स्कलमैन है जो उन्हें फंसाने के लिए बुला रहा है। जोंगवुक को भी एक फरमान मिली हुई होती है जो टफी के डेमोन्स्ट्रेशन के सिर्फ 5 मिनट बाद ही होने वाली होती है। जंग चिल उसे कन्विंस करता है कि भगवान उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जोंगवुक उस बात पर यकीन कर लेता है। जोंगवुक ये जिन और यंग जाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं जब सोयन टफी को लेकर भाग जाती है ताकि सबके सामने उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। जब वे जीव आते हैं, सोयन टफी को लेकर भागने लगती है और यंग जाई और ये जिन उन जीवों से लड़ने लगते हैं। आखिरी वक्त पे सोयन और यंग जाई अपने बच्चों को टाइटली हग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे जीव टफी को छोड़ उन दोनों को नरक भेज देते हैं, लेकिन बच्चा बचा रहता है। जोंगवुक जब होश में आ गया है, टफी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मानना है कि ये भगवान की मर्जी है, लेकिन तभी वे जीव वापस आकर उसका काम तमाम कर देते हैं। ये जिन टफी को लेकर निकल जाती है, लेकिन यूजी द न्यू ट्रूथ के लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो यूजिन का पीछा करता है, लेकिन वहां के लोग उसे रोक लेते हैं। एक बूढ़ा इंसान उसे स्कैम बुलाता है, जिसपे यूजी गुस्से में उसे मारने लगता है। पुलिस वहां खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन आखिर में यूजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीजन 1 के एंड में ये जिन एक टैक्सी पकड़ती है, लेकिन टैक्सी का ड्राइवर जैसे उसके बारे में पहले से ही कुछ जानता हो और उसके अंदर एक अजीब सी हवस होती है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आखिरी 3 एपिसोड्स में क्योंग हुन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलता, इसलिए मुझे लगता है कि वो सीजन 2 में वापस आने वाला है और ये बूढ़ा ड्राइवर शायद क्योंग हुन ही है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। दूसरी तरफ जुंगजा म्यूजियम में एकदम से वापस जिंदा हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जवाब हमें सीजन 2 में जरूर मिलेगा। सीजन 2 के ट्रेलर में जिनसू भी जिंदा दिखाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ उन्हें वापस लाया जा रहा है जिन्होंने असल में पाप नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 में एक लड़ाई होने वाली है उन लोगों के बीच जो नरक से वापस आए हैं। क्या उनमें अभी भी इंसानियत बची है और असल में हेलबाउंड का मतलब क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीजन 2 के लिए वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हेलबाउंड सीजन 2 से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।